सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नातिया मिर्जा। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर और पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 13 साल बाद अंडर 19 एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी उसने हासिल कर ली है और अब वो ये चैंपियन है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी खबर और एक ताज़ा हवा का झोंका के तौर पर, क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान अच्छी खबरों के लिए तरस रहा है, और तो ये एक बहुत एक खूबसूरत और एक अच्छी खबर है जिसका पूरा पाकिस्तान और जो हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बोल न्यूज़ की जानिब से भी स्पेशली हमारी टीम को मुबारकबाद और पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। अब आते हैं कुछ खबरों की तरफ और कुछ चीज़ों की तरफ जिसमें आज हम बात करेंगे जो 10 दिसंबर को फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक खिताब, उस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके अलावा 2-3 इशू है जो हम आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उनका जिक्र हम यहाँ पर ज़रूर कर दें। एक तो जो कराची में एक दफ़ा फिर भत्ताखोरी बड़ी आम होती जा रही, एक्सटॉर्शन, और जो भत्ते की पर्चियां हैं वो इंटरनेशनल नंबर्स के साथ, इंटरनेशनल कॉल्स के साथ, इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेजेस के साथ वहाँ के बिल्डर्स को और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, बिजनेस कम्युनिटी को वहाँ पर अब मिलना शुरू हो गई है, जिस पे बहुत ज़्यादा तशवीश वहाँ पर पाई जाती है। सद्देबाब क्या है, हुकूमत उसको किस तरह से देख रही है, और जो बिल्डर्स हैं उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या शिकायतें, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी साहब हमारे साथ होंगे। उसके अलावा हमने एप्टमा के चेयरमैन भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिनसे हम बात करेंगे जो टेक्सटाइल मिल की सनत जो पाकिस्तान की में एक रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है वो भी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क भर में तकरीबन 144 सनतें अब तक बंद हो चुकी हैं और ये तवातुर के साथ ये सिलसिला जारी है, जो कि एक अहम इजाफे का बायस है मुल्क में जारी बेरोजगारी में और जो पॉवर्टी है उसमें भी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू नादिया फॉर द इनवाइट। जनरल साहब, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर ये बताएं कि जो बड़ा क्लियर एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, और अफगानिस्तान को उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान या टीटीपी दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले। ये बड़ा अहम तरीन मेरा ख्याल है स्टेटमेंट भी है और एक अहम तरीन मैसेज भी है। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में इसको किस तरह से लिया जाएगा? देखिए नादिया, एक तो इसका मेरे ख्याल में हमने राइट फ्रॉम द आउटसेट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा हमें ठीक कर लेना चाहिए जी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये पैगाम है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को जी। इसको अफगानिस्तान के लिए पैगाम कहना थोड़ा सा गलत हो गया ना वे, कि ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है ये अपने इकोनॉमिक टेररिज्म, इकोनॉमिक रिलेटेड एजेंडा को परसू कर रही है, अपने पावर में रहने के इंटिमिडेशन कोरिजन वाले फ्रिक्शन को परसू कर रही है। तो इनका अपने एजेंडाज हैं, फिर प्रॉक्सीज से जो फायदा उठाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स जो फायदा उठाना चाहते हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम से जो फायदा उठाना चाहते हैं, यूज किसका कर रहे हैं? सो कॉल्ड शरीयत का, और अपने आप को रूलर्स भी कहते हैं। दे हैव नॉट अबाइडेड टू द प्रिंसिपल्स, या जो इनका मुआहिदा हुआ था 2020-21 में जो दोहा कतर में, कि एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत होगी, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये हुकूमत बनी होती, तो ये अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स को परसू करती, स्टेट को परसू करती। दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर अफगानिस्तान, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, एंड दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये तो वो स्ट्रक्चर है, वो लोग हैं जिनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि उन्होंने अब चूज करना है कि वो किस तरफ जाते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ने जो पॉलिसी में अगर कोई थोड़ी सी एम्बिग्यूटीज थी या जो पास्ट में हमारी कंप्रोमाइजेस होते रहे, आई थिंक उसको क्लैरिफाई कर दिया, बिल्कुल क्लियर लाइंस ले ली है। और फील्ड मार्शल का हमने पास्ट में एक्सपीरियंस कर लिया है, पूरी दुनिया ने कर लिया है मार के हक के बाद, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ हार्ड वे, बट वी आर इन वॉर विद दीज पीपल। और जब वॉर होती है तो फिर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये सब मिलकर वॉर नेशन लड़ती है जी। तो उसके अंदर से जो काइनेटिक मैसेज है वो उन्होंने बड़ा क्लियरली भेज दी है कि आपको चूज करना है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं।
जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हमने देखा आपने दोहा अकॉर्ड की यहाँ पर जिक्र किया, और उसके अलावा भी हमने कुछ माह पहले भी देखा कि कतर में भी और टर्की में भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात होते रहे एक मीडिएटर की प्रेजेंस में, लेकिन वो उस लेवल पर कामयाब शायद नहीं हुए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है दूसरे ममालिक में। लेकिन एक अहम खबर यह है कि सलामती काउंसिल ने भी तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का दावा मुस्तरद कर दिया है। चाहे वो दोहा अकॉर्ड हो या उसके बाद, पाकिस्तान बाकायदा एविडेंस के साथ ये इंफॉर्मेशन डिलीवर कर चुका है उस टॉक्स में भी, अदरवाइज भी, कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आपको क्या लगता है, ये डेलिब्रेट मूव है या उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या जो ये बात हुई थी दोहा अकॉर्ड में भी कि जी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उनके कंट्रोल में नहीं है, या क्या मसला क्या है? देखिए, इसके मल्टीपल अवामिल है जी। पहली बात तो मैंने अब जिक्र कर दिया कि ये जो वॉर रिलेटेड इकॉनमी और इलीगल इकॉनमी और पावर में रहना है वो उनको सूट कर रहा है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन इन अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान तालिबान का कोई है तो वो पीस है। पहले रशियंस थे, मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको, चले देयर वाज अ रीजन का सस्बलाय फॉर द वॉर, फिर अमेरिकन आ गए, देयर वाज अ रीजन। अब या तो इंटर अफगान वॉर हो अपने ग्रुप्स के अंदर, जो आगे चल के मुझे नजर आ रही है वो भी जल्द शुरू होने वाली। ये नहीं है कि पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को वो स्टेबिलिटी अफगानिस्तान से मुयस्सर ही नहीं आई। जो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया अगेंस्ट रशियन, वो एक इंटरनेशनल कॉम्बो था, उसके तहत ही किया गया। मकसद था स्टेबल अफगानिस्तान। जो तालिबान को भी किया गया उसको भी टेसिट अप्रूवल काइंड ऑफ अमेरिका ने भी दी हुई थी, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान तो मिलकर उनको मान रहा था जी। वो भी मकसद था कि स्टेबल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी सीरियसली थिंक कि हमारी जो स्टेबिलिटी है विदाउट स्टेबल अफगानिस्तान गारंटी नहीं हो सकती। और इसी का फायदा अब इंडिया और अफगानिस्तान के तालिबान भी उठाना चाह रहे हैं कि कोर्जन करें, फिर अपने लोगों को भी कोर्जन रख के वो पावर में रहना चाहते हैं। तो वो तो ये इनका वतीरा रहेगा जी, इनका तरीक़ेकार रहेगा। बट जब तक ऑल इंक्लूसिव या कोई स्ट्रक्चर स्टेट की तरफ फंक्शनिंग नहीं करेगा, वहां स्टेट क्राफ्ट की कमी है, पॉलिसी की कमी है, और जब इन दोनों चीजों की कमी होगी तो स्ट्रेटजी तो होगी कोई नहीं। तो ओनली स्ट्रेटजी इज लिंकिंग देमसेल्फ विद दिस टेररिज्म जी। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। वेरी ट्रू सर। दूसरा, आपने इंडिया का भी जिक्र किया, और इंडिया अफगानिस्तान का जो नेक्सस है वो कोई नया नहीं है, वो पुराना है। बीच में जब वो फॉल ऑफ काबुल के वक्त शायद थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हुई हों, उसके बाद फिर हमने देखा कि विजिट्स हुए हैं, और एक दफ़ा फिर इंडिया जो एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी करने का इरादा उसने अफगानिस्तान में जाहिर किया था। तो ये नेक्सस इस वक्त कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसकी पोजीशन है, और अफगानिस्तान भी उसी तरह से प्रॉक्सी आज भी बना हुआ है इंडिया की? देखिए, ये जो नेक्सस है मैं जाती तौर पे समझता हूँ नादिया ट्रांजिशनल है। जब इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे तो वो इनको टॉयलेट पेपर की तरह दे विल थ्रो देम आउट। बट ट्रांजिशनल होने के साथ साथ दोनों ईवल है जी, दोनों ईवल्स हैं इन अ वे के इंडिया के अपनी देख लेना, अदर देन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जरा साइड पे कर दे। अफगानिस्तान की सॉइल को वो यूज करना चाहता है। कनाडा में उनकी एप्लीकेशन हुई, अमेरिका में हुई, लंदन में हुई, अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देख ली, उसके बाद कतर में देख ली। तो ट्रांसनेशनल परसू करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। और बांग्लादेश इज द लेटेस्ट एग्जांपल जो इंडिया का जो टेररिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स, अंडरग्राउंड वर्ल्ड, जिधर जिधर इनके स्टूजेस, ये एमिनेट करती है उनकी एक्सपेंशनिस्ट अखंड भारत की सेफ्रोनाइज्ड एप्लीकेशन से। अखंड भारत तो दोनों के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, संघ परिवार हो, दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। बट ये सेफ्रोनाइज जब होता है तो फिर डोवल्स की पॉलिसीज और ये पॉलिसीज चलती है। उधर वहां पे भी वो नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करते हैं जो तालिबान है। अभी आपने देख लिया कि अफगानियों को जिस तरीके से स्क्वीज किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज तालिबान एटीट्यूड और इनकी एप्लीकेशन की वजह से पूरे अफगानी का जो एक तशख्खुस है जी वो मस्क हो गया। वो अब उसको टेररिस्ट देखते हैं। हम देखे थे प्राइड, एक अफगानी का एक था जी, वो फाइटर है, प्राइड है, उसमें फ्रेंड है, दोस्त है, बहुत सारी उसकी ट्रेडिशंस है। वो चेहरा मस्क हो रहा है। पाकिस्तान को अगेन छोड़ दे, तुर्किया ने वापस भेज दिया, ईरान वापस भेज रहा है, अमेरिका इनको जो बसाने थे लोग नहीं बसा रहा, यूरोप वापस भेज रहा है, इटली ने भी लोग वापस भेज दिए। तो इसका मतलब वो अफगानी इटसेल्फ हैज बिकम अ थ्रेट फॉर द ह्यूमैनिटी। वो बेचारा जो जेन्युइन पढ़ना चाहता है, करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अच्छा इंसान है। इसलिए तो मैंने जब कॉन्टेक्स्ट शुरू में आपके पहले सवाल के जवाब में दिया, तो इसको तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की वजह से अनफॉर्चुनेटली इनका चेहरा मस्क हो गया पूरी दुनिया में, उसका नुकसान हो रहा है।
तो आई फील फॉर अफगानिस्तान, बट आई डोंट फील फॉर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, क्योंकि वो उसको गवर्न ही अफगानियों के लिए नहीं करना चाहते। अपनी औरतों बच्चियों के साथ वो जकी, आपको याद होगा, जो यंग फुटबॉलर अमेरिकन एयरप्लेन के साथ, वो फाइटर C-117 के साथ उड़ के निकलना चाहता था कि मैं फुटबॉल काबुल में नहीं खेल सकूंगा अगर ये अफगान तालिबान, अगर मैं निक्कर नहीं पहन सकूंगा। तो वो गिर के मर गया था टायर के साथ जो लटक के स्ट्रो आउट हुआ था। तो ये पता नहीं कितने अफगानी बच्चे स्ट्रो आउट होना चाहते हैं जी। अच्छा, तो इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जो हमारे यहाँ जो TTP की जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली वो फैसिलिटेट तो उनको अफगानिस्तान से किया भी जा रहा है और वो यहाँ पे कार्रवाई करके वहाँ चले भी जाते हैं, लेकिन उनके हाइडआउट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उन हाइडआउट्स को हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें क्या कुछ, क्योंकि वो सपोर्ट शायद हमें KP गवर्नमेंट से ना मिल रही हो, उनकी पॉलिसी हमें मुख्तलिफ नज़र आती है, PTI की बात करें, ये करें वो करें, उसमें हमें कोई हर्डल्स हैं इस वजह से? देखिए नादिया, बड़ी सख्त हर्डल्स हैं जी। उसकी वजह क्या है? वॉर क्या है जी? पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान ने वॉर को पाकिस्तानी समझते नहीं है ज्यादातर। वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिक्स हैज टू लीड इट। ये जो मिलिट्री की हम बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, ये 30-35% मैक्सिमम 40% ऑफ द स्ट्रेटजी है। रेस्ट इज ऑल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक। वो पॉलिटिशियंस ने लड़नी है। तो जब पॉलिटिशियंस ने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, जिनको परसू करने के लिए मिलिट्री ने अपने उन एंड्स को परसू करने के लिए मिलिट्री ने एक इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब तक ये होल ऑफ अ नेशन पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होगी, वी आर गोइंग नोवेयर। 1914 में चले जाए, जब नेशनल एक्शन प्लान पे हम रोज डिबेट कर रहे होते हैं कि जी फेल हो गया, फेल हो गया, वो किसका फेलियर था? वो पॉलिटिक्स का फेलियर था। लेट अस कन्फेस दैट। हजारों की तादाद में आपकी शहादतें हैं, मिलिट्री की भी, सिविलियंस मर रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स फेल होती है तो पूरे का पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता है, हम फिर ग्राउंड जीरो पे चले जाएंगे। तो अगर आपने वॉर जीतनी है तो विदाउट दिस कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, पीस विद इन होगा तो पीस विदाउट आप अचीव करेंगे ना। तो विदाउट पॉलिटिकल विल, तो ये डोमेस्टिक प्लेज वाइटल रोल। सर जी, सॉरी, मैंने कहा नैरेटिव बिल्डिंग प्लेज वाइटल रोल। यस, ऑफ कोर्स, नैरेटिव बिल्डिंग तो देखिए जब सच पे बेस्ड है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से खुदारा पाकिस्तान की वॉर के साथ मत खेले। नेशंस विल विन और नेशन विल लूज। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, आप कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बनाना। जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट था अफगानिस्तान और TTP को लेकर, जहाद के हवाले से कि कोई रियासत ही जहाद का हुक्म दे सकती है, कोई तीसरा इसमें जहाद का नहीं दे सकता, बड़ा क्लियर इस पे स्टांस है। और मिल के बहैसियत कौम हमें इस इशू को आगे लेके चलना होगा। इस टेररिज्म से निपटने के लिए पॉलिसीज तो जो हुकूमत ने और फोर्सेस ने बनानी है, लेकिन जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसमें हुकूमत को काम करना है और उसको बनाने की ज़रूरत है। ब्रेक ले लेते हैं। जिस तरह से इब्तिदाई में भी कहा था कि मुख्तलिफ चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद होंगे हसन बख्शी साहब, जो कि आबाद के चेयरमैन है। कराची में जो एक्सटॉर्शन के हवाले से इंटरनेशनल नंबर से पर्चियाँ मौसूल हो रही हैं, उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या सद्देबाब है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक दफ़ा फिर चलते हैं कराची के नोहे की तरफ। कराची ने बहुत कुछ देखा है। अगर हम ये कहें कि क्या क्या नहीं देखा है, तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो नहीं देखा है, लेकिन वो पुरानी बात थी। हमने वो भी देखा कि एक सफ़ेद, जब भत्ते की बात होती थी तो एक सफ़ेद कपड़ा जो कि एक अलामती कफन के तौर पे उसको रिलेट किया जाता था और इसमें गोलियां और भत्ते की पर्चियां आया करती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है, हम थोड़े से एडवांस हो गए हैं, मॉडर्न हो गए। तो अब जो है अब अकाउंट नंबर्स आ रहे हैं भत्ते की पर्चियों के बजाय, और कॉल्स आ रही हैं और अकाउंट नंबर्स आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जी इतने पैसे जिनकी डिमांड जो है वो करोड़ों में, कि हमारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये सूरत हाल है इस कराची जैसे शहर की। और एक तकरीबन 2025 की अगर मैं बात करूं, जो करोड़ों के भत्ते की जो बात है, 171 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए, और ये वो है जो रिपोर्ट हुए। बहुत से लोग तो रिपोर्ट भी नहीं करते। आबाद के चेयरमैन है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मोहम्मद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन बख्शी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
हसन बख्शी साहब, जो मैंने अभी अपने इब्तिदाई में इंट्रो में जो एक एग्जांपल दी है, जो एक बात बताई है, यकीनन आप भी शायद इससे वाकिफ़ होंगे। मैं कराची आई हूँ तो इसलिए मैं इससे बड़े बखूबी वाकिफ़ हूँ। मैंने उस वक्त भी इसमें बड़े प्रोग्राम्स किए थे जैसे ये हालात है, फिर हालात बेहतर हो गए थे, अब अचानक क्या हुआ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, ये सिलसिला 3-4 महीने से हमें रिपोर्ट हो रहा है। मुझे नहीं पता कि कराची से भत्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया था या नहीं, बट मैं वही बात करूंगा जिसके मेरे पास शवाहिद मैंने कहा कम हो गया था कंपैरेटिवली। जी जी, बिल्कुल बात सही। जिसके मेरे पास शवाहिद हैं। पहले लोगों को पर्चियाँ मिली जिसपे फॉरेन कंट्रीज के टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे, और उसके बाद उन्हीं नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल्स आने लगी, व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगी, और फिर हमारे मेंबर्स के ऑफिसेस पे फायर हुआ। उसके बाद स्ट्रेट फायर होने लगा, जिसके नतीजे में कई लोग ज़ख्मी भी हुए और एक आदमी शहीद भी हुआ। ये तमाम सूरत हाल को हम वक्तन फ़वक्तन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नॉलेज में लाते रहे, पर कोई ख़तर ख्वाह असर नहीं हो रहा था। हमें ये फीलर हुआ कि अगर हम अब इसमें ओपन आके नहीं लड़ेंगे तो ये जो भत्ते का वो है, खौफ का गेम है, ये बहुत बढ़ जाएगा और ये कराची के दूसरे एरिया को भी इफेक्ट करने लगेगा और दूसरे कारोबार को भी। लेट मी रिमाइंड यू कि ये भत्ते के पैसे सिर्फ बिल्डर से नहीं मांगे जा रहे हैं, ये ओल्ड एरिया के दुकानदारों से भी लिए जा रहे हैं और दूसरे चंद लोगों से भी लिए जा रहे हैं। तो we came out in the open, we had a press conference where we put our grievances, जहाँ पर हमारे grievances यही थे कि providing security is the responsibility of the state of Pakistan and it is guaranteed by the Constitution of Pakistan, जो कि हमें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम कारोबार में मजीद ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना मजीद अपने कारोबार को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारा तमाम इदारों से, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो, हमने उनसे अपील की, हेल्प की, और फील्ड मार्शल साहब से भी अपील की, हेल्प की कि आइए हमारी मदद कीजिए, वरना हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग कराची से आहिस्ते आहिस्ते अपना सरमाया कारोबार समेट रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, पहले कराची 65% एनचेकर में शेयर करता था, नेशनल एनचेकर में, अब वो कंट्रीब्यूशन कम होकर 54% हो गया है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया है और पॉवर्टी लेवल भी 38 से शायद 45% हो गया है। एग्जैक्टली। बख्शी साहब एक सेकंड, हसन बख्शी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक दो चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। ये जो भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, आपने कहा कि कोई इंटरनेशनल नंबर होता है, वहीं से कॉल्स आती हैं, लेकिन उनका नेक्सस पाकिस्तान में मौजूद है, और अगर भत्ता ना देने की सूरत में क्या धमकी दी जाती है? जान से मारने की? जी, वो ऐसी धमकी दी जाती है, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो ये आप भत्ता दे दीजिए। अब देखिए, नंबर्स तो इंटरनेशनल है, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान में हैं, ये किस मुल्क में, वी डोंट नो। ये काम है एजेंसीज का कि मालूम करें वे आर दीज पीपल, बट अपरेंटली हमें लगता है कि ये जो हमें बताया जा रहा है और समझे हम कि ये पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्कों में मुकीम है। और हमारी यही गुजारिश थी सीएम से कि आप इंश्योर करें कि फेडरल गवर्नमेंट से मिलके इनके रेड वारंट इशू किए जाएं अगर ये बाहर हैं, और इनको यहाँ लाया जाए। और ये इसमें सीएम ने हमें यकीन दहानी कराई कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर से और मोहसिन नकवी साहब जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है उनसे बात करेंगे और इंश्योर करेंगे ये प्रोसेस इशूंस ऑफ रेड वारंट का जल्द अज जल्द मुकम्मल हो, ताकि लोग इत्मीनान से इस मुल्क में, इस शहर में, इस सूबे में सरमायाकारी कर सकें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा हसन बख्शी साहब कि आपका ताल्लुक तो आबाद से है, यानी आप एक बिल्डर हैं, लेकिन उसके अलावा कराची इकनॉमिक हब है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं। ओल्ड एरियाज़ में आपने बताया कि दुकानदारों के पास ये सिलसिला तो मेरा ख्याल है कभी रुका ही नहीं था, लेकिन उसके अलावा जो दीगर शोबे हैं या दीगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पर भी इत्तलात हैं कि इस किस्म के एक्सटॉर्शन की कॉल्स या पर्चियाँ वसूल हो रही हैं? देखिए, मेरे पास कोई इसके एविडेंस तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सटॉर्शन की कॉल्स आर नॉट लिमिटेड टू बिल्डर्स, इवन शॉपकीपर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट आर फेसिंग द सेम थ्रेट्स। हाउएवर लोग खुले पब्लिक में आके ये बात करना नहीं चाहते,
और जैसा आपने कहा कि कराची इकोनॉमिक इंजन है, लेकिन किसी भी गाड़ी को बंद करने के लिए ज़रूरी है कि उसका इंजन ख़राब कर दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं वो यही चाहती हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीकन करने के लिए पाकिस्तान में एक सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कियोस क्रिएट करने के लिए कराची को डिस्टर्ब करना है। और कराची डिस्टर्ब होगा तो सिंध डिस्टर्ब होगा, सिंध डिस्टर्ब होगा तो पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम फेडरल और प्रोविंशियल इदारों ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलके इसका मुकाबला करना चाहिए, तभी ये मेनेंस ख़त्म होगा। अगर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो इसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। बिल्कुल सही बात है। एक और बात बताएं कि ये जो केसेस हैं ये 171 केसेस रिपोर्ट हुए 2025 में। क्या तादाद इससे कहीं ज़्यादा है? ये जो एक्सटॉर्शन की जो कॉल्स या पर्चियाँ, और किसी ने क्या रैंसम पे भी किया है अब तक, मतलब जो भत्ता एक्सटॉर्शन पे भी किया है, नॉट रैंसम? देखिए मैंने आपको कहा ना कि बहुत से लोग पैसे मेरे मेंबर भी दे रहे हैं, बिकॉज उनके लिए उनकी लाइफ इज एन प्रायोरिटी, उनका कारोबार उनकी प्रायोरिटी है और उनके जो स्टाफ वहाँ काम करता है वो उनकी प्रायोरिटी है। सो लोग यकीनन दे रहे हैं। आई कैन नॉट से व्हाट नंबर, बट लोग डर और खौफ की वजह से एक प्रोटेक्शन मनी दे रहे हैं। अच्छा, अब इसका हल, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मैं मौक़िफ़ सुन रही थी, सीएम सिंध कह रहे थे कि ये तमाम अकाउंट जो हैं वो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से उनको जो है वो कानून के शिकंजे में लाएं, वो बाहर से हो रहा है, ये हो रहा है। तो क्या इसमें कानून या हुकूमत बेबस नज़र आ रही है? नहीं, देखिए बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट से, ईरान से और दूसरे मिडल ईस्टर्न ममालिक से, वो बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं और इसमें अफवाज पाकिस्तान और स्पेशली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा रोल है। अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटाइज करे, देखिए ना, एक तो हमारे को एक लिस्ट होती है कि 15 काम करने हैं। अगर इस मैटर को प्रायोरिटाइज करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ये मैटर वंस फॉर ऑल रिजॉल्व हो सकता है। और जो मेन हैंडलर्स बैठे हुए हैं बाहर, जब वो गिरफ्त में आएंगे तो बाकी खुद ब खुद चीजें आप देखेंगे गायब हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा हसन बख्शी साहब कि जो इंटरनेशनल नंबर्स हैं ये किन ममालिक के हैं ज़्यादातर? देखिए, इसमें यूएई के नंबर्स भी हैं, इसमें ईरान के नंबर्स भी हैं, इसमें नाइजीरिया के नंबर्स भी हैं, इसमें फिलीपींस के नंबर भी हैं, इसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के नंबर्स हैं। पर अगर आपको पता है कि आजकल तो ये रोमिंग की दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये अब इंटेलिजेंस एजेंसीज ही बता सकती हैं कि ये एक्चुअल कहाँ से कॉल्स जनरेट हो रही हैं। हाँ। और ये भी तो पॉसिबल है ना कि वहाँ की सिम ऑपरेट यहाँ हो रही हो। जी, मैंने कहा ना कि ये देखें, ये तो हमारा काम नहीं, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड जॉब है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन बख्शी साहब। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये आजकल तो बड़ा आसान है कि आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप बनाएं और उसके बाद आप पाकिस्तान में बैठ के आप उसको यूज़ करें। कितने हमारे पास ऐसे कॉल्स या ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल नंबर होते हैं, उन पर व्हाट्सएप बना हुआ होता है, वो ऑपरेट पाकिस्तान से हो रही होती है। तो ये कह के बड़ी जुम्मा हो जाना कि जी ये बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो हम देखेंगे किस तरह से करें, किस तरह से ना करें, ये मेरा ख्याल है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो बिल्डर्स हैं कराची के, उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि अगर आप उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑलरेडी बड़ी तादाद में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपना जो बिजनेस है वो बैरून मुल्क लेकर जा रही है। और अगर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, उनको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, तो इसमें मज़ीद तेज़ी ही आएगी, जो कि हमारी ऑलरेडी जो मईशत का इस हाल है उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी, कमी ही वाक़ होगी। और इस लिहाज से हम ब्रेक ले लेते हैं। और जब हम मईशत की पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो जो एप्टमा है उनके चेयरमैन हमारे साथ होंगे, क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी एक बड़ी एक अहम तरीन सनत गिरदानी जाती है पाकिस्तान में, वो भी ज़बू हाली का शिकार है। तकरीबन 144 के करीब मिल्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। क्या कह रहे हैं एप्टमा के चेयरमैन? ब्रेक से वापस आते हैं तो उनसे जानते हैं।
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान का जो GDP रेट है 1.7% है। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी रेट है वो 45% हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें यानी बेरोज़गारी की तो वो 22% से तजावुज़ कर गई है। जब ये बात होती है कि मुल्क को दिवाली से निकाल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे निकाल दिया? टैक्सेस पर भरमार, खासतौर पे जो सैलरीड क्लास है। अगर हम पिछले 3 सालों में जो टैक्स इकट्ठा हुआ है अवाम पर, इन्होंने जो डाला है 50 ट्रिलियन के टैक्सेस, जो कि पिछले 17 साल के बराबर है। 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो 18 ट्रिलियन रुपए जो है वो टैक्स की मद में जो अवाम से किए वो जमा हुए। 9 ट्रिलियन जो है वो सूद की मद में अदा कर दिए गए जो हमने कर्जे लिए हुए थे। बाकी जो 9 ट्रिलियन है, तकरीबन 58 अरब रुपए बनते हैं, वो हुकूमती मराहत की मद में खर्च हो गए। मैं बात करती हूँ उससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत की। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की सनत है वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, लेकिन अफसोस ये है कि वो भी ज़बूहाली का शिकार है। हाल ही में हमने देखा कि टैक्सेस की भरमार, गैस और बिजली के इंतहाई महंगे निर्ख, जिसकी वजह से तकरीबन मुल्क भर में 144 सनतें बंद हो चुकी हैं। हुकूमत के क्या प्लान्स हैं? सनतकार इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब ने, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम। कामरान अरशद साहब, जो मैंने बात की है कि मुल्क भर में तकरीबन 144 सनतें टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो बंद हो चुकी हैं। क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? किस तरह से आप लोग सरवाइव कर रहे हैं और हुकूमती स्ट्रैटेजी प्लान्स क्या हैं? जी मैडम, इस वक्त ना हालात बड़े कशीदा हैं एंड चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं। गवर्नमेंट एक्चुअली रियलाइज़ नहीं कर रही कि इस मौजूदा बिजली के नर्ख पे, इस मौजूदा गैस के रेट पे, इस मौजूदा इंटरेस्ट रेट पे, इस मौजूदा टैक्सेशन पे, जो कि ऑलमोस्ट 50% आपकी इनकम पे टैक्स लग जाता है, इस पे ना सनतकारी और इन्वेस्टमेंट होनी नहीं है। अब ये कोई मफरूज़ा या कोई सेल्फ स्टेटमेंट नहीं है। आपने पहले देखा कितनी कंपनीज मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से एग्जिट करके गई हैं। फिर दूसरा आप ये देखिए, आपकी जो एक्सपोर्ट है अभी तक इस साल के जो पहले 5 महीने हैं वो भी कोई तकरीबन 6.39% नीचे गई है। पिछले साल इसी टाइम जुलाई टू नवंबर 13.7 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। इस साल इसी टाइम 12, यानी कि कोई तकरीबन 6.5% की कमी वहां आई। इंपोर्ट आपकी पिछले साल इसी टाइम 5 महीनों की कुछ तकरीबन 25 बिलियन डॉलर के लगभग थी, वो अभी इस साल 28.3 बिलियन डॉलर पे चली गई है। तो वो एक बड़ी सरप्राइजिंग और अलार्मिंग बात है, जबकि आपकी सबसे बड़ी रवायती इंपोर्ट खाम तेल 5 साल लोएस्ट पॉसिबल रेट पे जा चुका है। ये एक वेल नोन फैक्ट है। तो जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पिछले साल, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, जो पिछले साल मनफी 11.2 बिलियन था, वो अभी तक इस साल मनफी 15.4 बिलियन डॉलर पे चला गया। तो उसमें ये कोई रफली 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो ये कोई तकरीबन 37% इजाफा हुआ है आपके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड्स के खसारे में। अब इस सारे में टेक्सटाइल सिर्फ एक उम्मीद की किरण है, जो 5 महीने में 7.6 से 7.85 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो ये ग्रोथ शायद ना सस्टेन कर सके, क्योंकि यही जो 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, अलॉन्ग विद। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं कामरान अरशद साहब, क्योंकि आपका तो एक मुकाबला भी होता है ना, मतलब हम उसको अगर कहें कि बांग्लादेश से आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं,
तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो भी पूरा दुनिया में उसका भी सामान जाता है, शायद इंडिया का भी कुछ परसेंट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्टली द परसेंटेज, बट पाकिस्तान का मुकाबला है इन कंट्रीज से। तो उसके कंपैरिजन अगर मैं देखूं कंपटीशन वाइज, तो क्या वहां पर लेबर सस्ती है, या जिन जो टैक्सेस और जो बिजली और गैस की कीमतें आप ज्यादा बता रहे हैं कि वो वजूहात हैं इस ज़बूहाली का, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए, हमारा मुकाबला बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, श्रीलंका, चाइना, कंबोडिया, इन सब मुल्कों के साथ है, अमेरिका और यूरोप एंड दुनिया की दीगर डेवलप्ड मार्केट्स में अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के हवाले से। लेबर रेट, लेबर वेजेस के मामले में कंपेटिटिव है, खामखा मतलब उसमें गलत बात की जाए, अभी भी हम कंपेटिटिव है लेबर वेजेस में। हमसे सिर्फ बांग्लादेश मार्जिनली सस्ता है, या वियतनाम मार्जिनली सस्ता है। इंडिया की लेबर हमसे महंगी है, चाइना की लेबर हमसे बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन महंगी है का रेट, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, ये सब चीजें चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में हमसे सब्सटैंशियली कम है। एंड इसीलिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं जा रही। जो हमने पिछले साल $17.8 बिलियन एक्सपोर्ट किया, इज्तिमाई $32 बिलियन में से, यानी कि एक्सपोर्ट 30 से 32 पे गई, टेक्सटाइल 16.5 से 17.8, 18 पे गई। सबसे बड़ा गेन आपको आपके टेक्सटाइल सेक्टर ने ला के दिया। अगर इसको इंसेंटिवाइज किया जाए तो ये शॉर्ट रन में ये $18 बिलियन से उठ के $25 से $30 बिलियन पे जा सकती है। शॉर्ट रन का मतलब है 3 से 5 साल। अच्छा, मुझे कोई ये भी बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कामरान अरशद साहब, मैं चाह रही हूँ कि कम वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपसे ले भी सकें और आगे पहुंचा भी सकें। मुझे बताएगा कि अगर 144 सनतें इस मुल्क में बंद हो जाती हैं, उस सूरत में बेरोजगार कितने अफराद हुए हैं इनसे? देखिए, एक सनत कम से कम 800 से 1000 बंदे को रोजगार डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। अब उस रोजगार के साथ कम से कम 4 या 5 लोगों का खानदान अटैच होता है। बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब, आपके टाइम का गुफ्तगू कर रहे थे चेयरमैन एप्टिमा, और कामरान अरशद साहब से ज़बूहाली पे बात हो रही थी टेक्सटाइल सनत की। और अगर यही टैक्सेस की भरमार रही, यही बिजली और गैस के निर्ख रहे, तो फिर ये सनतों का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। आप इमेजिन करें कि अगर मुल्क भर में 144 सनतें बंद हो गई और एक सनत में 800 से 1000 लोग हैं और उनके पीछे जो फैमिलीज हैं, फिर उनसे जुड़े जो सनतें हैं, तो कितना बड़ा ये एक क्राइसिस है, बहरान है जो आने वाले वक्तों में, और अभी ये जन्म ले चुका है। हुकूमत की यकीन दहानियां जारी हैं, अमल दरामद कब होगा, जिस दिन होगा, उससे भी हम आप तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।